नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा ज्योतिष फलित मैथ्स और बहुत सारे जैमिनी ज्योतिष और मुहूर्त ज्योतिष इन सब से रिलेटेड क्लासेस की जाती हैं। आप भी किसी क्लास में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमसे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम 18 अप्रैल से एक क्लास शुरू कर रहे हैं जो होगी अष्टक वर्ग पर। और अष्टक वर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट विधा होती है ज्योतिष की। उसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अष्टक वर्ग के बाद क्लास शुरू होगी षडबल की, तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भरत प्रायश्चित होरा शास्त्र, और उसमें हम पढ़ रहे हैं कारकांश के बारे में। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाएं। हमने ये पढ़ लिया था कि कारकांश लगन को कैसे बनाएं और कारकांश लगन में बैठे हुए ग्रह क्या क्या बताते हैं। ठीक है, आज हम इसी में आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आइए इसको हम पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि ये क्या कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि कारकांश में कौन कौन से ग्रह हो, कौन कौन से भावों में। तो ये हमने भावों के फल हमने एक्चुअली पढ़ने शुरू कर दिए थे, जिसमें हमने पहले भाग का और दूसरे और तीसरे भाव, चौथे भाव तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पंचम भाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने ये वाले क्लासेस नहीं किए हैं तो आप इसमें प्लेलिस्ट में ये सारे हैं, तो आप इसमें जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पंचम भाव के फलों के बारे में। यह लिखा है कारकांश पंचम भाव फलम। कारकांश कैसे बनाते हैं ये हमें पता ही है। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। हम अपनी कुंडली में देखते हैं, क्योंकि ये जैमिनी ज्योतिष का भाग है। तो जैमिनी ज्योतिष में आप जानते ही हैं कारक होते हैं। और कारक कैसे होते हैं? चर कारक, जो प्लैनेट के डिग्री के अकॉर्डिंग होते हैं। जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है उसको हम कहते हैं आत्मकारक, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, जिसको क्या कहा जाता है? आत्मकारक। आपने ये देखना है कि आपके जो आत्मकारक है वो D9 में कौन सी राशि में है। जिस भी राशि में हो उस राशि से आपने एक चार्ट बनाना है और प्लैनेट्स को प्लेस कर देना है अकॉर्डिंग टू D1 चार्ट। बात समझे? यहां पर क्या कह रहे हैं कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को आपने देख लेना है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट ही आपका आत्मकारक होगा। अब देखना है कि वो D9 में कौन सी राशि में बैठे हैं। उसी राशि से आपने क्या करना है? चार्ट तैयार कर देना है। माना आपका जो आत्मकारक है वो मीन राशि में बैठे हैं और आपने चार्ट बनाया मीन लगना से, तो ये आपका होगा कारकांश लगना। अब प्लैनेट्स को कैसे प्लेस करें? तो जो प्लैनेट का प्लेसमेंट होगा, प्लैनेट्स प्लेसमेंट, वो D1 के अकॉर्डिंग ही होगा। D1 में जिस जिस राशि में जो जो प्लैनेट बैठा है वैसे ही बिठा देना है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बिठा देना है, उसमें चेंजेस नहीं करने। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक कारकांश चार्ट तैयार कर दिया। सैटर्न यहाँ पर हो गए सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी। तो इस तरह से हम ये तैयार करते हैं। चलिए अब हम बुक में पढ़ते हैं कि पांचवा भाव, कारकांश से पांचवा भाव का मतलब हुआ कि ये कारकांश लगना है और यहां से पांचवे भाव में क्या कहा गया है। पुस्तक कहती है, बुक कह रही है, आत्म कारकांश में अथवा उससे पांचवे स्थान में चंद्रमा गुरु हो तो ग्रंथ बनाने वाला होता है। अब चंद्रमा और गुरु की युति आप जानते ही हैं, क्या कहते हैं इसे? गज केसरी युग होता है। अब गुरु है, चंद्रमा है, तो गुरु को तो कारक कहा गया है कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखना पढ़ना उन्हें आता है। और चंद्रमा क्रिएटिविटी है।
तो कह रहे हैं कि आत्म का आकाश में ही या फिर उससे पांचवें स्थान में चंद्रमा गुरु हो तो ग्रंथ बनाने वाला होता है। अब देखिए, एक होती है शॉर्ट राइटिंग, एक होती है बड़ी बड़ी लिखना, ज्यादा लंबे। तो जो ग्रंथ शब्द है उसका मतलब ही है कि एक बड़ा ग्रंथ लिखना, ऐसे नहीं कि छोटी शॉर्ट राइटिंग्स कर दी। अच्छा, आप आगे कहते हैं यदि शुक्र हो तो कुछ न्यून होता है और बुध हो तो और भी न्यून होता है। मतलब कह रहे हैं कि गुरु और चंद्रमा हो तो बड़ी बड़ी राइटिंग, बड़ी बड़ी राइटिंग से मतलब ऐसा नहीं कि अक्षरों को मोटा कर दिया, नहीं, बल्कि ऐसा नॉवल या ऐसा ग्रंथ लिखा जो जिसमें पेजेस ज्यादा हो, जो लंबी कहानी हो। और शुक्र हो तो थोड़ा छोटा, और बुध हो तो थोड़ी छोटी और छोटी किताब लिख दी। आगे लिखते हैं केवल गुरु हो तो सर्वज्ञ और ग्रंथ करता होता है तथा वेद वेदांत को जानने वाला व्याकरणी होते हुए भी वाग्मी नहीं होता। अब इसको समझना है कि वो क्या, ऊपर तो लिखा था चंद्रमा और गुरु हो तो ग्रंथ बनाने वाला होता है। अब यहाँ लिखते हैं केवल गुरु हो तो सर्वज्ञ, मतलब मल्टी टैलेंटेड, बहुत कुछ आता होगा हर जगह, उसकी सोच बहुत बड़ी होगी, हर जगह पहुंच जाएगा, ग्रंथ करता होगा, ग्रंथ लिखने वाला होगा। और वो भी कैसे ग्रंथ लिखने वाला होगा, वेद वेदांतों से संबंधित, वेद वेदांतों को जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला, व्याकरण का बहुत ध्यान रखने वाला। व्याकरण क्या होता है, ग्रामर, ग्रामर, व्याकरणी होते हुए भी वाग्मी नहीं होता। अब यहाँ समझना चाहिए कि वाग्मी का क्या मतलब है। तो वाग्मी का अर्थ होता है स्पीकर, स्पीकर मतलब ओरेटर, ओरेटर कह सकते हैं कि अच्छा वक्ता नहीं होता। लिखता तो बहुत अच्छा है लेकिन वक्ता उतना अच्छा नहीं होता। अब आता है यदि भौम हो, भौम का मतलब हम सब जानते हैं मंगल होता है। तो न्यायिक, बुध हो तो मीमांसक, शनि हो तो सभा में मूक रहने वाला, और सूर्य हो तो गान विद्या में पंडित होता है। तो यदि भौम मतलब मंगल हो तो न्यायिक, न्यायिक मतलब वो न्याय का पालन करने वाला होगा। बुध हो तो मीमांसा, एक्सपर्ट होगा शास्त्रों में। शनि हो तो सभा में मूक रहने वाला, चुप रहने वाला। सूर्य हो तो गान पंडित, गान विद्या में गान मतलब गाना करने वाला हो। आगे लिखते हैं चंद्रमा हो तो सांख्य शास्त्र यानी कि मैथमेटिक्स, संख्या, नंबर्स, काव्य का पंडित, और केतु हो तो गणित का पंडित होता है। अब यहाँ पे हमें सांख्य शास्त्र को और अच्छे से समझना चाहिए। तो जब हम सांख्य शास्त्र की बात करें तो जब हम भारतीय फिलॉसफी को पढ़ते हैं, को का अध्ययन करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि उसमें बहुत सारे सांख्य हैं, मतलब शास्त्र है, सॉरी। तो उसमें सांख्य शास्त्र आता है जिसमें हम ह्यूमन नेचर को समझते हैं। तो अगर चंद्रमा हो तो सांख्य शास्त्र में निपुण होता है, काव्य का पंडित हो, मतलब कहा उसको गाना वाना मतलब कविता करना आता हो। केतु हो तो पंडित, गणित का पंडित होता है, नंबर्स उसको आते हैं। तो सांख्य शास्त्र को हमें समझना चाहिए कि वो क्या हो, सांख्य शास्त्र यानी कि जो भारतीय दर्शन के जो बहुत सारे शास्त्र हैं उनको समझने वाला। आगे लिखा है जो ऊपर कहे गए हैं सभी में गुरु का योग या दृष्टि हो तो योग का फल अवश्य ही होता है। अब गुरु की दृष्टि क्यों कहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत पवित्र दृष्टि होती है। किसी किसी का मत है कि कारकांश से दूसरे स्थान में भी इसी तरह के विचार को करना चाहिए। जो सारे हमने ये पांचवें भाव के लिए विचार किए हैं, वो कह रहे हैं कि दूसरे भाव से भी इस बात को देखना चाहिए। चलिए आगे लिखते हैं कारकांश षष्ठ भाव, षष्ठ भाव फलम छठे भाव में कैसे देखें। का आत्म कारक से तीसरे छठे स्थान में पाप ग्रह हो तो जातक किसान होता है। यहाँ पर उन्होंने और एक ही बात बताई है कि अगर तीसरे आत्म कारक से तीसरे या छठे स्थान में पाप ग्रह हो तो जातक किसान होता है। अब साथ में मतलब जमीन से जुड़ा हुआ होता है। अब जमीन से जुड़ा हुआ हम किसे कहते हैं कि काफी डाउन टू अर्थ होता है।
सप्तम भाव, अब जरूरी नहीं है कि वो किसानी ही करता हो, वो खेती ही करता हो, उसके किसी किसी के पास जमीनें नहीं भी हो सकती, लेकिन ऐसे केस में कहना चाहिए कि वो डाउन टू अर्थ होता है। अब सातवें भाव में देखते हैं, आत्म कारक से सातवें भाव में गुरु चंद्रमा हो तो जातक की स्त्री सुंदरी और पतिव्रता होती है। यदि सातवें भाव में राहु हो तो विधवा स्त्री का संयोग होता है। यदि शनि हो तो अवस्था में अधिक रोगिणी व तपस्विनी होती है। सातवां भाव एक्चुअली पत्नी का होता है, पति या पत्नी जो भी आप माने, मतलब स्पाउस का होता है। तो आत्मकारक से सातवें भाव को अगर हम देख रहे, आत्मकारक यहाँ लिखा है, आप इसको कारकांश ही समझ सकते हैं। ठीक है, कारकांश से सातवें भाव में गुरु चंद्रमा हो तो जातक की स्त्री सुंदरी और पतिव्रता होती है, और सातवें में राहु हो तो विधवा स्त्री का संयोग होता है। यदि शनि हो तो अवस्था में अधिक यानी कि बड़ी उम्र की रोगिणी या तपस्विनी होती है। देखिए, जब या लिख दिया तो ऐसा नहीं है कि वो अधिक उम्र की ही होगी, बीमार भी हो सकती है थोड़े, या फिर तपस्विनी होगी। आगे लिखते हैं कि भौम हो तो अंग से हीन, भौम मतलब मंगल हो तो अंग से हीन, सूर्य हो तो अपने कुल में गुप्त रीति से रहती हुई दूसरे के वश में रहती है, बुध हो तो कला को जानने वाली, स्वयं कलाविद होती है। इसी प्रकार शुक्र से भी जानना चाहिए, यानी कि शुक्र और बुध से, दोनों से जानना चाहिए कि वो काफी इंटेलिजेंट, कला जानने वाली होगी। आगे लिखते हैं दशम, अष्टम और दशम भाव के फल। अष्टम भाव के फल, कारकान से आठवें भाव में चंद्रमा हो और भौम और राहु से देखा जाता हो तो जातक को क्षय रोग हो जाता है, श्वास कास रोग से भी युक्त होता है, यानी कि लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे देखिए, कारकान से नौवें भाव में, तो ओवरऑल यहाँ पे बता रहे हैं कि आठवें भाव में, कारकांश से आठवें भाव में चंद्रमा हो, कौन देख ले उसे, मंगल या राहु जैसे प्लैनेट्स देख लें। तो आठवें भाव में सौम्य ग्रह मान लीजिए, सौम्य ग्रह हो और वहां पे पापी ग्रह उनको दिख ले, तो ऐसा कहना चाहिए। अब कहते हैं कि कारकांश से नौवें भाव में शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो, कारकांश से नवम स्थान शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो जातक सत्यवादी गुरु भक्त अपने धर्म में आसक्त होता है। नौवा भाव धर्म का होता है, तो कहते हैं ये अगर यहाँ पे शुभ ग्रहों की स्थिति आपको दिखाई दे तो आप बताइए कि गुरु भक्त है, अपने धर्म में आसक्त है, सत्यवादी है। कारकांश से नवम भाव, नवम स्थान पाप ग्रह से युक्त होने पर तो धर्म से रहित और असत्यवादी हो जाएगा। कारकांश से नवम भाव में शनि राहु से दृष्ट युक्त हो तो गुरु से द्रोह करने वाला और मूर्ख होता है। कहने का मतलब इनका यही है कि नौवां भाव जो है वो, जो कि धर्म, पिता, गुरु, कोच, गाइड, मेंटोर इनका होता है, वहां पे शुभ ग्रहों का होना अच्छा और पापी ग्रहों का होना अच्छा नहीं माना गया। कारकांश से नवम भाव सूर्य गुरु से युक्त हो तो भी गुरु द्रोही और गुरु के वचन को ना मानने वाला होता है। अब ऐसा क्यों कहा, जबकि गुरु और सूर्य तो बहुत अच्छे ग्रह हैं, सात्विक ग्रह हैं। तो कहते हैं, कभी हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी हुई है, कार को भाव नाशाय, क्या वो नियम यहाँ पे लागू हो रहा है, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। आगे लिखते हैं कि कारकान से नवम भाव शुक्र भौम से युक्त दृष्ट हो और इन्हीं का षड्वर्ग अधिक हो तो पर स्त्री के द्वारा मरण होता है। नवम भाव में कौन हो, शुक्र और भौम, मंगल और शुक्र की युति हो जाए या दोनों ही देख लें, और इन्हीं का षड्वर्ग अधिक हो, यानी कि जो षड्वर्ग, षड्वर्ग का मतलब हो गया वो छह चार्ट जिनके बारे में हम बार बार बात करते हैं। कौन से, D1 में तो हमें दिख रहा है, कारकांश में भी दिख रहा है, तो D2, D3, D9, D12 या D30, तो ये छह चार्ट षड्वर्ग का हिस्सा बनते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि षड्वर्ग में भी ऐसा दिखाई दे कि शुक्र और भौम की युति है, दृष्टि है या नौवे भाव से संबंध आ रहा है, तो ऐसा कह देना चाहिए।
कारकांश से नवम भाव बुध से युक्त या दृष्ट हो तो पर स्त्री संगम से दुष्ट प्रकृति का होता है। कारकांश, अब यहाँ पे देखिए, जब जब ऐसे शब्द आते हैं ना कि पर स्त्री संगम, तो आप इसको लिटरल मीनिंग ना जानो, इसको ऐसे जानो कि जैसे अपने गुरु की बात नहीं मान रहा तो किसी और की बात मान ली। ठीक है। तो देखिए, भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि गुरु के वचन जो होते हैं वो सर्व मान्य होते हैं, मानने चाहिए। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति अपना दिमाग लगाने लगता है। तो ऐसे है, हो सकता है, देखिए, पर स्त्री संगम का मतलब ये नहीं है कि वहां पे वो फिजिकली इन्वॉल्व हो रहा है या ऐसा कुछ नहीं, बल्कि ऐसा समझना चाहिए इसको सिंबॉलिक मानकर कि दूसरों की बातों में ज्यादा रहता है, ऐसा मानिए। ठीक है। और वो ऑपोजिट सेक्स के हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर के हो सकते हैं, ऐसा भी मान सकते हैं। अब आगे कहते हैं कि कारकांश से नवम भाव में गुरु से युक्त दृष्ट हो तो स्त्री लोलुप होता है, किंतु विषय नहीं होता, मटीरियलिस्टिक नहीं होता। आगे लिखते हैं दशम भाव के फलों को। कारकांश से दशम भाव बुध से देखा जाता हो तो व्यापार में बहुत लाभ, बड़े बड़े काम होते हैं। कारकांश से दशम में रवि हो और गुरु से देखा जाता हो तो राजयोग होता है। दशम भाव में अगर बुध की ओर देख देख रहा है तो बुध, बुध तो वैसे ही बिजनेसमैन है ना, व्यापार में बहुत अच्छा कर देगा। वहां पर दशम भाव में, कारकांश से दशम भाव में सूर्य हो, गुरु से देखे जाते हैं तो राजयोग है। कारकांश से दशम भाव को शुभ ग्रह देखता हो तो बाल स्थिर चित्त, गंभीर और बलवान होता है। तो बालक क्या होता है? स्थिर चित्त वाला, बैलेंस्ड, गंभीर होगा, बलवान होगा। दशम भाव पे शुभ ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। इसी तरह से अब 11वें भाव के लिए कह रहे हैं 12वां भाव लिखा है, कारकांश से 12वें भाव में अपनी उच्च राशि में कोई शुभ ग्रह हो तो उस जातक को सदगति और शुभ लोक की प्राप्ति होती है। 12वें भाव में केतु हो, शुभ ग्रह से देखा जाता हो, वह दृष्ट हो तो भी मुक्ति होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कारकांश से 12वें भाव में मेष या धनु राशि में केतु हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। आगे लिखते हैं केवल 12वें भाव में केतु हो, केवल 12वें भाव में केतु हो और पाप ग्रह से युत दृष्ट हो तो उसकी मुक्ति नहीं होती और मोक्ष भी नहीं होता। कारकांश से 12वें भाव में केतु सूर्य से युक्त हो तो पार्वती की भक्ति करने वाला शाक्त होता है। सूर्य बहुत सात्विक ग्रह है। आगे लिखते हैं कारकांश से 12वें केतु चंद्रमा से युक्त हो तो सूर्य का उपासक होता है। कारकांश से 12वें केतु शुक्र से युक्त हो तो लक्ष्मी का उपासक और धनी भी होता है। आगे कहते हैं भौम से युक्त हो, कौन? केतु, तो स्कंद यानी कि स्वामी कार्तिक की भक्ति। बुध शनि से युक्त हो, विष्णु का उपासक। गुरु से युक्त हो तो शिव का उपासक। 12वें भाव में गुरु आ जाए तो शिव का उपासक, बुध और शनि आ जाए एक साथ तो विष्णु का उपासक, मंगल आ जाए तो कार्तिक का उपासक, राहु हो तो तामसी दुर्गा का, भूत प्रेत आदि का सेवक होता है, केतु हो तो गणेश व स्कंद का उपासक होता है। कारकांश से 12वें शनि पाप ग्रह की राशि में हो तो शूद्र देवता का उपासक होता है। 12वें भाव में पाप ग्रह की राशि में शुक्र हो तो शूद्र देवता का सेवक होता है। आत्म कारक से न्यून अंश वाला अमात्य कारक होता है। अब आगे जो इन्होंने बताया है अमात्य कारक के बारे में बताया है, जिसको अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये अच्छा लग रहा होगा कारकांश के बारे में जानना। तो कारकांश के बारे में जो भी चीजें हमने जानी है आप अपने चार्ट पर अप्लाई कीजिए, कमेंट बॉक्स में उसके बारे में डिस्कस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें बताइए, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो आप पर्सनल जो नंबर दिया जा रहा है ये वाला, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
हम लोग अष्टक वर्ग की क्लास भी शुरू कर रहे हैं 18 अप्रैल से। जो भी लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो और लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।